हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास 30 मार्क पार्ट 5। रमा, वह सूटकेस देख रही हो? हाँ, वह इसे अपने कमरे में ले जाकर रख लो। जब सतपाल का मैनेजर मुंबई से जेवरात का सूटकेस लाकर तुम्हें दे तो उस सूटकेस में से उन सारे जेवरातों को निकालकर इस सूटकेस में भरकर चुपके से मेरे हवाले कर देना। तुम्हारे हवाले? हाँ, क्योंकि सबसे पहले उन जेवरातों को तुम्हारे सूट से निकालना जरूरी है, जुगल किशोर ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन तुम उन जेवरातों का क्या करोगे? अब वह कुछ संभली सी लगी। लेकर भाग जाऊंगा। जरा से सवाल मत करो, तुम ही बताओ। जब तुम सारे जेवरात हीरे सूटकेस में भरकर मुझे दोगी तो मैं क्या करूँगा? जुगल किशोर की आवाज़ में तीखापन आ गया। रमा गोलियानी ने न समझने वाली निगाहों से जुगल किशोर को देखा। रमा, जुगल किशोर समझाने वाले अपनेपन वाले स्वर में कह उठा, अब जिंदगी भर हमें साथ रहना है, साथ जीना है, साथ मरना है, और यह तभी हो सकता है जब हम एक दूसरे पर विश्वास करके चलें। मैं तुम्हारे लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हूँ और तुम जरा से सवाल जवाब कर रही हो। ऐसे ही तुम पूछती पाछती रही, फिर कुछ भी काम करने का मेरा मन नहीं करेगा। रमा गोलियानी ने होले से सिर हिलाया। सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सतपाल के दोनों जासूस तुम पर नज़र रखे हैं, मुझ पर तो नहीं। बोलो, ठीक है, तुम सूटकेस मुझे दोगी। मेरी कार पार्किंग में खड़ी है, फिएट कार है, सफ़ेद रंग की। कहकर जुगल किशोर ने शराफत से कार का नंबर ठीक ठाक बताया। मैं सूटकेस लेकर होटल पार्किंग में खड़ी कार में पहुंच जाऊंगा, साथ ही तुम्हें खबर कर दूंगा। वो दोनों जासूस अगर मेरे हाथ में सूटकेस देखते हैं तो यही सोचेंगे कि मैं होटल छोड़कर जा रहा हूँ। उधर मेरी खबर के मुताबिक तुम होटल के पीछे वाले रास्ते से चुपके से बाहर निकलोगी और चक्कर काटकर होटल के सामने वाले प्रवेश गेट पर खड़ी हो जाओगी। जब यह वक्त आएगा तब हम टाइम फिक्स कर लेंगे मिलने का। मैं कार पर होटल से बाहर निकलूंगा और तुम बाहर ही होगी। मैं तुम्हें लूँगा और आधे घंटे में हम इस शहर से बाहर होंगे। रमा गोलियानी उसे देखे जा रही थी। हमारी योजना सफल रहे इसके लिए इससे बढ़िया और आसान तरीका नहीं है हमारे पास। और इस दौरान तुम जब भी मुझसे मिलोगी या फ़ोन पर बात करोगी तो नीले हीरे की उस अंगूठी को वार्डरोब में बंद कर देना। मैं नहीं चाहता कि हमारा प्रोग्राम लीक होकर सतपाल तक पहुँचे। नहीं, हम सफल रहेंगे। रमा गोलियानी की आवाज़ में शंका थी। मैं साथ रहूँगा तो यकीनन कामयाब होंगे। जुगल किशोर मुस्कुराया। वो सोच में डूब गई। अब सोचने को बाकी क्या है? कुछ नहीं। रमा गोलियानी के चेहरे पर अभी भी सोच के भाव थे। सोचना छोड़ो और खुद को सामान्य रखो। किसी को तुम्हारा चेहरा देखकर यह न लगे कि कुछ हो रहा है। जुगल किशोर ने ऐसे कहा जैसे वो दुनिया में उसका सबसे बड़ा हितैषी हो। रमा गोलियानी ने सिर हिलाया। सतपाल का मैनेजर मुंबई कब आएगा? जुगल किशोर ने पूछा। आज का दिन निकल ही गया, कल उसके आने की आशा है। उसके आने के बाद देर नहीं है। उसके आने में ज़्यादा देर नहीं है, क्योंकि सतपाल के वायदे के मुताबिक इस शहर में कुछ ज्वेलर को हीरे जवाहरात सप्लाई करने हैं। ठीक है, तुम ये सूटकेस ले जाओ और स्वीट में और जैसा कहा है वैसा ही करना। अब कोई गड़बड़ हुई तो तुम्हारी वजह से होगी। मैं तो अपनी जगह बिल्कुल तैयार बैठा हूँ, जुगल किशोर ने कहा। मेरी वजह से कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन वो चुप हो गई। क्या लेकिन? रमा गोलियानी कुछ कहना चाहकर भी न कह सकी। बात दिल में नहीं रखते, मन में जो है कह देते हैं। मुझे धोखा तो नहीं दोगे? कैसा धोखा? जुगल किशोर के माथे पर बल पड़े। मैं तुम्हें 20 करोड़ से भरा सूटकेस दूँ और उसे लेकर तुम भाग जाओ? जुगल किशोर मुस्कुराया, खुलकर मुस्कुराया। तुम्हारा ऐसा सोचना लाजमी है, क्योंकि अभी तुम मुझे नहीं जानती और 20 करोड़ का मामला है। इसके जवाब में मैं ये तुमसे इतना ही कहूँगा कि अपने जुगल पर विश्वास रखो और फिर देखो तमाशा। ज़िंदगी में आज तक मेरी जुबान झूठी नहीं हुई है। इसी वजह से तो मैंने तमाम ज़िंदगी खता खाई है। और फिर तुम्हें तो मैं दिल से प्यार करता हूँ। यह तो तुम्हारी जिद है कि 20 करोड़ साथ ले चलना है, वरना मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारे सामने 20 करोड़ तो क्या, 20 अरब भी मेले मिट्टी है।
अगर हम दोनों 20 करोड़ के साथ पार्किंग में खड़ी कार तक एक साथ पहुंच सके तो इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी। बेशक तुम मेरे साथ ही चलना, लेकिन साथ चलने में सतपाल के जासूसों की निगाह में आ जाने का खतरा है। नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है जुगल, रमा गुलियानी कह उठी। मैंने जो कहा यूं ही कहा था। गुड, अब खाली सूटकेस लेकर जाओ और रात को मेरे से मिलने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि कोई गड़बड़ हो। जब मिलना 20 करोड़ के सूटकेस के साथ ही मिलना। इस बीच ज़रूरत पड़े तो फ़ोन पर मुझसे बात कर लेना, लेकिन नीले हीरे वाली अंगूठी को वार्डरोब में बंद करके वो अंगूठी सारे मामले का सत्यानाश कर सकती है। रमा गुलियानी मुस्कुराई, आगे बढ़ी, तगड़ी किस ली, फिर खाली सूटकेस उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला, बाहर जाकर कोई नज़र नहीं आया। जल्दी से वो बाहर निकली और स्वीट के दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाज़ा खोला और भीतर प्रवेश कर गई। दरवाज़ा बंद किया कि ठिठक गई। फ़ोन की घंटी बजने लगी थी। रमा गुलियानी ने गहरी सांस ली और आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। सतपाल गुलियानी के अलावा उसे फ़ोन करने वाला और कोई था ही नहीं, सिवाय जुगल किशोर के। दूसरी तरफ सतपाल ही था। कमरे में नहीं थी। सतपाल गुलियानी की शांत आवाज़ उसके कानों में पड़ी। नींद में थी। मैं 15 मिनट से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, आँख नहीं खुली। फ़ोन की बेल कानों में नहीं पड़ी। रमा गुलियानी ने कहा, कैसा वक्त कट रहा है। नर्क में हूँ, रमा गुलियानी ने दांत भींचकर कहा। तुम मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते, ताकि तुम मेरे जैसे किसी भले इंसान को फिर से बर्बाद करने की कोशिश करो। सतपाल गुलियानी का कड़वा सर उसके कानों में पड़ा। जंगली कुत्तियों को शहर की गलियों में खुला नहीं छोड़ा जाता। तुम भले इंसान हो। रमा गुलियानी की आवाज़ में तीखापन आ गया। तुमसे तो बहुत ही भला हूँ। आवाज़ में व्यंग के भाव थे। इस तरह तुम मुझे मजबूर करके खिलौना बनाकर गले में पट्टा डाले नहीं रख सकते। वो पट्टा गले में तुमने खुद ही डाला है। तुम्हारी गलत हरकतों की वजह से तुम्हारे लिए मुसीबत बन गई। शरीफों की तरह रहती तो आज रानी बनकर रह रही होती। रमा गुलियानी दांत पीस कर रह गई। मेरे से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है, जिसकी राय तुम्हें कई बार दे चुका हूँ। आत्महत्या कर लो। रमा गुलियानी दांत पीस कर कह उठी। आसान तरीका है। इतनी आसानी से मैं मरने वाली नहीं सतपाल। सतपाल गुलियानी के हंसने की आवाज़ है। तुम खामखा ही मरने की बातें ले बैठी। मेरे पास रहकर तुम्हें क्या कमी है। ज़िंदगी के मज़े लूट रही हो। दौलत तुम्हारे हाथों में नहीं तो क्या, तुम्हारे आसपास ही तो रहती है। अब 20 करोड़ के हीरे जवाहरात तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। बहुत किस्मत वाली हो जो करोड़ों की दौलत तुम्हारे करीब रहती है, करोड़ों के करीब के जेवरात पहनती हो और आग लगे ऐसी किस्मत को। सतपाल गुलियानी पुनः हंसा। मेरा मैनेजर नहीं आया? नहीं, आज रात या कल अवश्य आ जाएगा। उसके दिए 20 करोड़ के हीरे जवाहरात संभाल रखना। कल शाम पार्टियों को माल देना है। कहीं तुमने उन हीरे जवाहरातों को लेकर भागने का प्रोग्राम तो नहीं बना रखा? सतपाल गुलियानी की आवाज़ में व्यंग के भाव आ गए थे। अभी तो नहीं बनाया। रमा गुलियानी दांत पीटकर कड़वे स्वर में बोली, लेकिन एक दिन बहुत जल्दी ऐसा कुछ करूँगी। तुम्हारी शक्तियाँ अब मैं और नहीं सह सकती। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब तुम ऐसा कोई प्रोग्राम बनाओगी। दूसरी तरफ से सतपाल गुलियानी के कहने के साथ ही रिसीवर रख दिया। दांत पीछे रमा गुलियानी ने रिसीवर रखा और गुस्से से चहलकदमी करने लगी। कुछ देर बाद वह ठिठकी और टेबल पर रखी तीनों अंगूठियां पहन ली। ऐसा करना जरूरी था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी किसी हरकत से सतपाल को या उस पर नज़र रख रहे प्राइवेट जासूसों को शक हो कि वह गड़बड़ करने जा रही है। अगले दिन सुबह 11 बजे थे। रमा गुलियानी ने नीले रंग का सादा सा सूट पहना हुआ था। लापरवाही और सोच भरे अंदाज से वह ड्राइंग रूम के सोफे पर अधलेटी सी थी। तभी स्वीट के दरवाजे पर थपथपाहट हुई। उसकी निगाह फौरन दरवाजे की तरफ गई, फिर हाथ की अंगुली में पड़ी नीले हीरे की अंगूठी पर। उसके बाद वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो यही सोच रही थी कि सतपाल आया हो सकता है।
रमा गुलियानी ने दरवाज़ा खोला। सामने सतपाल का मैनेजर खड़ा था। गुड मॉर्निंग मैडम। रमा गुलियानी का दिल धड़का। उसके हाथ में सूटकेस थमा था। मॉर्निंग मिस्टर मेहरा, रमा गुलियानी शांत स्वर में कहती हुई पीछे हटी। आइए। मैनेजर मेहरा ने सूटकेस सहित भीतर प्रवेश किया। रमा गुलियानी दरवाज़ा बंद करके पलटी। बैठिए। थैंक यू मैडम। मिस्टर मेहरा सोफे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। मैं ज़रा लेट हो गया। मिस्टर सतपाल 2 दिन से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, काम की व्यवस्था की वजह से मैं लेट हो गया। मेहरा सोफे पर बैठा, सूटकेस पास ही नीचे रख दिया। मालिक नहीं है क्या? नहीं, मालिक ने कहा था कि आप ही मिलेंगी। यह सामान आपको ही दे दूँ। मेहरा बोला। हीरे जवाहरात हैं? जी। 20 करोड़ की कीमत के? यस मैडम। सूटकेस खोलकर दिखाइए। बाद में खाली निकला तो आपके मालिक मेरे को नहीं छोड़ेंगे। रमा गुलियानी मुस्कुराई। मेहरा भी मुस्कुराया। उसने सूटकेस उठाकर टेबल पर रखा और जेब से चाबी निकालकर उसे खोला। कुछ खुले हीरे जवाहरात पड़े थे और कुछ थैलियों में बंद थे। रमा गुलियानी ने थैलियों में बंद हीरे जवाहरातों को चेक किया। ठीक है, बंद कर दीजिए। मेहरा ने बंद करके चाबी रमा गुलियानी की तरफ बढ़ाई। रमा गुलियानी ने चाबी लेकर मुट्ठी में बंद कर ली। क्या लेना पसंद करेंगे मिस्टर मेहरा? थैंक्स मैडम। शाम की फ़्लाइट से वापस मुंबई लौटना है। इस शहर में मेरा भाई रहता है। 4-5 घंटों का जो वक्त है उसमें मैं अपने भाई से मिल लेना चाहता हूँ। मिस्टर मेहरा इजाज़त लेने वाले अंदाज में उठा। उसे चाय पिलाने में रमा गुलियानी की भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेहरा इजाज़त लेकर चला गया। रमा गुलियानी ने दरवाज़ा भीतर से बंद किया और अंगूठी में फंसे बग की वजह से वह जानबूझकर कुछ ऊंचे स्वर में बड़बड़ा उठी। क्या मुसीबत है? चौकीदारों की तरह हीरे जवाहरातों की खरीदारी करूं, फिर उन्हें सतपाल के हवाले कर दूं? लानत है। ऐसी ज़िंदगी पर यही हाल रहा तो एक दिन मुझे वास्तव में आत्महत्या करनी पड़ेगी। रमा गुलियानी सोफे पर आकर बैठी। चाबी लगाकर उसने टेबल पर पड़ा सूटकेस खोला तो खुले पड़े हीरे जवाहरात चमक उठे। रमा गुलियानी की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। होठ बीचे कई पलों तक वह सूटकेस पर निगाहें गड़ाए रही। मन में एक ही ख्याल था कि यह सब उसके हैं। अगले ही पल वह उठी और जुगल किशोर के दिए सूटकेस को उठा लाई। उसे खोला और मेहरा के लाए सूटकेस से हीरे जवाहरातों की थैलियाँ और खुले पड़े जवाहरात निकालकर उसमें भरने लगी। यह काम वह धीरे धीरे कर रही थी कि आहट न हो। रिंग में मौजूद बग से उसकी हरकत को पहचाना जाना न सके। 10 मिनट में मेहरा का लाया सूटकेस खाली किया और जुगल किशोर को दिया। लेदर के सूटकेस 20 करोड़ के हीरे जवाहरातों से भर चुका था। दांत पीछे रमा गुलियानी ने आहिस्ते से सूटकेस बंद किया और उसे एक तरफ रखा। मेहरा का लाया सूटकेस भी बंद कर दिया जो कि टेबल पर ही पड़ा था। कहाँ गई सिगरेट? यहीं तो पड़ी थी। रमा गुलियानी जानबूझकर बड़बड़ाई। फिर आगे बढ़कर फ़ोन के पास पहुंची और रूम सर्विस को फ़ोन किया। स्वीट के बारे में बताकर बोली, केट सिगरेट का पैकेट और चाय। कहने के साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। ऐसा उसने इसलिए किया कि बग से उसकी आवाज़ सुन रहे जासूसों को सब कुछ सामान्य ही लगे। उसके बाद रमा गुलियानी ने जल्दी से उंगली में पड़ी नीले हीरे की ही नहीं बाकी दोनों अंगूठियों को निकालकर धीमे से सोफे पर रखा और लेदर का सूटकेस उठाकर बेआवाज़ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। सूटकेस उसके लिए भारी था, लेकिन दौलत का भार तो वह इससे भी 10 गुना ज़्यादा उठा सकती है। दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। गैलरी के कोने में कोई जा रहा था। जब वह कोने में मुड़ गया तब वो जल्दी से सूटकेस उठाए बाहर निकली और तेज कदम उठाकर जुगल किशोर के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और धकेला। दरवाज़ा खुला ही था। पल्ला खुलते ही वह भीतर प्रवेश कर गई। जुगल किशोर बेड पर अधलेटा सा था। रमा गुलियानी को सूटकेस के साथ भीतर प्रवेश करते पाकर चौंका और उछलकर खड़ा हो गया। उठने के अंदाज में समझ गया था कि वो भरा पड़ा है। रमा गुलियानी का चेहरा आवेश से चमक रहा था। जुगल पास आकर सूटकेस नीचे रखती वो धीमे से बोली, 20 करोड़ के हीरे जवाहरात इसमें भरे हैं। जुगल किशोर ने उसके हाथ की अंगुलियां देखी।
बग वाली अंगूठी न पाकर उसने चैन की सांस ली। वेरी गुड, तुमने तो कमाल कर दिया। जुगल किशोर का दिल जोरों से बजने लगा। अब तुम 15 मिनट बाद पार्किंग में खड़ी अपनी कार में पहुंचना। तब तक मैं होटल के पीछे वाले रास्ते से निकलकर होटल के सामने वाले गेट तक पहुंच जाऊंगी। रमा गुलियानी जल्दी से बोली। 15 मिनट बाद क्यों, अभी चलते हैं। जुगल किशोर ने उसे देखा। मैंने रूम सर्विस को चाय का ऑर्डर दिया है। वेटर जब आएगा और मुझे कमरे में नहीं देखेगा तो मेरे गायब होने की बात जल्दी खुल जाएगी, जो कि हमारे हक में ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं 15 मिनट बाद ही कमरे से निकलूँगा, जुगल किशोर ने भोलेपन से कहा। ओके, मैं 15 और 20 मिनट के बीच गेट पर मिलूँगी। कहने के साथ ही उसने जुगल किशोर के होठों पर किस दी और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। अब तो तू मेरा चेहरा सपनों में ही देखा करेगी, जुगल किशोर ने सोचा। जुगल किशोर ने जल्दी से सूटकेस उठाकर बेड पर रखा। उसे देखा बीच में ठूसे पड़े हीरे जवाहरात चमक रहे थे। जुगल किशोर ने जल्दी से सूटकेस को बंद किया। दिल जो कि और जोरों से धड़कने लगा था, उस पर काबू पाने की चेष्टा की और सूटकेस उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। खुले दरवाजे से जुगल किशोर ने सिर निकालकर बाहर झाँका। गैलरी खाली थी। सूटकेस थामे आहिस्ता से बाहर निकला। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। रमा गुलियानी के स्वीट के दरवाजे पर निगाह मारी, जो कि बंद था। सूटकेस सख्ती के साथ थामे जुगल किशोर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। 20 करोड़ हाथ में होने की वजह से उसे लग रहा था जैसे वह चल नहीं रहा है, हवा में उड़ रहा था। रमा गुलियानी कमरे में पहुंची और सोफे पर बैठ गई। पास ही पड़ी अंगूठियों पर एक निगाह मारी। इस वक्त वो बाहरी तौर पर बेचैन थी और खुद को संयत रखने की चेष्टा कर रही थी। ठीक तभी फ़ोन की घंटी बजी। वो अपने पर पूरी तरह काबू पाकर उठी और रिसीवर उठाया। हेलो, मैनेजर आया। दूसरी तरफ सतपाल गुलियानी था। हाँ, रमा गुलियानी ने कड़वे स्वर में कहा। तुम्हारा बोझो मेरे सिर पर डाल गया है, आकर ले जाओ। तुमने सूटकेस खोलकर देखा? खोलकर नहीं देखा, मेरा ने से खुलाकर देखा कि कहीं वो खाली तो मेरे हवाले नहीं कर रहा। बाद में तुम कहो कि 20 करोड़ के हीरे जवाहरात में हड़प गई। उसके बाद से वो वैसे ही बंद है। सतपाल गुलियानी की हंसने की आवाज़ आई। इस वक्त तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हारे पास 20 करोड़ के हीरे जवाहरात हैं। मेरे लिए वो किसी कूड़े से कम नहीं। रमा गुलियानी जले भुने स्वर में कह उठी। अंगूर खट्टे हैं, व्यंग से भरा रमा गुलियानी के कानों में पड़ा। एक दिन वो भी आएगा सतपाल, जब मैं अंगूरों को मीठा बनाकर दिखाऊंगी, रमा गुलियानी ने दांत पीच कर कहा। वो दिन कभी नहीं आएगा। आएगा, देखना, जल्दी आएगा। मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ हीरे जवाहरात लेने। मेरी तरफ से 2 मिनट में आओ। कहने के साथ ही रमा गुलियानी ने रिसीवर रख दिया। चेहरे पर जहर बुझे भाव नाच रहे थे। वह जानती थी कि सतपाल को वह शिकस्त दे चुकी है। 5 मिनट ही बीते थे कि वेटर चाय और सिगरेट का पैकेट ले आया। बहुत देर लगा दी, रमा गुलियानी ने शांत स्वर में कहा। सॉरी मैडम, वेटर ने कहा। अब देर न हो, मैं ध्यान रखूँगा। कहने के साथ ही उसने ट्रे टेबल पर रखी और चाय बनाने लगा। मध्यम सी आवाज़ वहीं गूंजती रही। रमा गुलियानी बड़े सब्र के साथ सोफे पर बैठी रही और वेटर को चाय बनाते देखती रही। चाय मैडम, वेटर ने प्याला उसकी तरफ बढ़ाया। थैंक्स, और ये सिगरेट का पैकेट आपका। कहने के साथ ही वेटर ने ट्रे में से पैकेट निकालकर टेबल पर रख दिया। घूंट भरते रमा गुलियानी ने सिर हिलाया। मैं जाऊं? हाँ। वेटर बाहर निकल गया। वेटर के जाने के बाद करीब आधा मिनट वो स्थिर सी सोफे पर बैठी रही। फिर चाय का प्याला टेबल पर रखा और उठ खड़ी हुई। सोफे पर अंगूठियों को देखा। उसके बाद दबे पांव दरवाजे के पास पहुंची, बाहर निकली और दरवाज़ा बंद किया। तेजी से आगे बढ़ी। जुगल किशोर के कमरे के बंद दरवाजे के सामने वो पल भर के लिए ठिठकी। कमरे का दरवाज़ा खोला। जुगल किशोर को भीतर न देखकर दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से आगे बढ़ गई। नीचे उतरने के लिए वो लिफ्ट की तरफ नहीं बल्कि उन सीढ़ियों की तरफ ही गई जो यात्रियों के लिए थी। बल्कि वह उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई जिन्हें वेटर आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। 15 मिनट कब से बीत चुके थे। जुगल किशोर पार्किंग में खड़ी 35 हजारी के पास पहुंचा।
जो कि चमक रही थी। वह जानता था कि अगले 2 मिनट में वो 20 करोड़ के माल के साथ होटल से बाहर होगा। पीछे का दरवाज़ा खोलकर उसने सूटकेस भीतर रखा, दरवाज़ा बंद किया, तभी पार्किंग वाला छोकरा पास आ पहुंचा। नमस्कार साहब जी, वो मुस्कुरा कर बोला। आपकी फिएट कार ठीक से चमक रही है ना? हाँ, जुगल किशोर मुस्कुराकर पलटा और 200 रुपये निकाल कर उसे थमाए। लो, जा रहे हैं? चेकआउट कर लिया आपने? रुपए जेब में डालता हुआ पुनः मुस्कुराया। नहीं नहीं, अभी 2-4 दिन और हूँ, कहने के साथ जुगल किशोर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। इग्निशन में चाबी लगाई, घुमाई, गर गर की आवाज़ होकर रह गई, स्टार्ट नहीं हुई। अब मौके पर इस उल्लू की पट्टी को क्या हो गया? चिल्लाकर जुगल किशोर ने पुनः स्टार्ट करने की कोशिश की, परंतु 35,000 नहीं मानी। उखड़े अंदाज से जुगल किशोर ने पास खड़े अटेंडेंट को देखा। सर, वो मुस्कुराया। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये पुराने मॉडल की फिएट है, बदल डालिए। अब तो नई नई कारें आ रही हैं, वो ले लीजिए, उनका ज़माना है। जुगल किशोर का दिल किया कि कार को उठाकर उसके सिर पर दे मारे। मैं नई कार ही लेने जा रहा हूँ, जुगल किशोर ने तीखे स्वर में कहा। रियली सर? कौन सी? इंडिका। गुड, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया कार है। जाती तौर पर मैं वो कार मुझे पसंद है, लेकिन नई कार तभी ले पाऊंगा जब वह स्टार्ट होगी और मैं शोरूम तक पहुंच पाऊंगा। आपकी प्रॉब्लम भी ठीक है सर। जुगल किशोर ने पुनः 35,000 स्टार्ट करने की चेष्टा की, लेकिन बेकार। अब यह स्टार्ट होगी। अपने उतावलेपन पर काबू पाता वो अटेंडेंट से बोला, इस वक्त आपका एक एक मिनट कीमती था। इस वक्त उसका एक एक मिनट कीमती था। रमा गोलियानी के गेट पर आने से पहले वो 20 करोड़ के साथ खिसक जाना चाहता था। सर, इसके लिए तो मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। आने जाने और स्टार्ट करने में करीब 500 रुपये तो वो ले ही लेगा, और इस सारे काम में आपका 1 घंटा लगेगा, वो अलग से। होटल का मैकेनिक नहीं है क्या? जुगल किशोर ने दांत पींचकर कहा। है सर, लेकिन आज उसकी शादी है, 2 दिन वो नहीं आएगा। उसके दोनों चेले चपाटे भी शादी में शामिल होने चले गए। आखिर उस्ताद की शादी है तो वो पीछे कैसे रह सकते हैं? अटेंडेंट मुस्कुराया। एक बारगी तो मन में आया कि सूटकेस लेकर टैक्सी पर ही यहाँ से चलता बने, लेकिन जुगल किशोर ने यह ख्याल छोड़ दिया। उसे शहर से बाहर जाना था, ऐसे में सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपनी ही कार थी। बस अड्डे या एयरपोर्ट पर 20 करोड़ के हीरे जरात ले जाना ठीक नहीं है, कभी भी यूं ही तलाशी हो सकती है, और यहाँ देर होने का मतलब है रमा गोलियानी का उसके इंतजार में होटल के गेट पर खड़ा होना। कोई बात नहीं, रमा गोलियानी से निपटा जा सकता है। जुगल किशोर कार से बाहर निकला। मैकेनिक को बुलाओ, जुगल किशोर तीखे स्वर में बोला। चलो जल्दी। मैं हाथ लगा दूं? अटेंडेंट मुस्कुराया। तुम? जी हाँ। होटल के मैकेनिक को देख कर इतनी समझ तो आ ही गई है कि जो कार स्टार्ट ना हो उसे कैसे स्टार्ट किया जाता है। बाहर से जो मैकेनिक आएगा वो 500 रुपया तो लेगा ही, साथ ही आपके कीमती वक्त का 1 घंटा खराब भी कर देगा। मैं ठीक करूँगा तो आपका कम से कम 1 घंटा तो बच ही जाएगा। चलो स्टार्ट करो। जुगल किशोर ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। अटेंडेंट फौरन कार का बोनट खोलकर हाथ चलाने लगा। जुगल किशोर जो वक्त बचाना चाहता था वो नहीं बच सका। उसने 15 मिनट लगा दिए कार स्टार्ट करने में, यानी कि रमा गोलियानी होटल के बाहरी गेट तक पहुंच चुकी होगी। लीजिए साहब, कार स्टार्ट हो गई। अटेंडेंट फुर्सत पाते ही कह उठा, मेरी मानिए तो सबसे पहले कार की सर्विस कराइए, नहीं तो ये कभी भी फिर से बंद हो जाएगी। जुगल किशोर ने कुछ नहीं कहा और स्टीयरिंग सीट पर जा बैठा। साहब, कार स्टार्ट करने के 500 आकर देता हूँ। क्या मतलब? इंडिका लेकर आ रहा हूँ। जुगल किशोर ने उसे देखा। तब तुम्हारा मुंह भी मीठा कराऊंगा और 500 रुपया भी दूंगा। पहले ही देर हो चुकी है। कहने के साथ ही जुगल किशोर ने 35,000 को आगे बढ़ा दिया।
अब वो आराम से आगे बढ़ रहा था। जुगल किशोर की सोचों में रमा गुलियानी थी। मन ही मन वो यही प्रार्थना कर रहा था कि रमा गुलियानी अभी होटल के गेट पर न पहुंची हो, किसी वजह से लेट हो गई हो, कमरे में पाँव फिसल गया हो, घुटने की हड्डी टूट गई हो, माथे पर चोट आने से बेहोश हो गई हो, या फिर दरवाज़ा भीतर ऐसा लॉक हो गया हो कि चाबी लगाने पर भी न खुल रहा हो। मतलब कि ऐसी वजह पैदा हो गई हो कि वो कमरे से बाहर ना निकल सकी हो। लेकिन ऐसी कोई वजह पैदा नहीं हुई। वो होटल के बाहरी गेट पर मौजूद थी। उसकी कार आती देखकर रमा गुलियानी सामने आकर खड़ी हुई थी। जुगल किशोर ने 6 फीट लंबी सांस ली और कार रोक दी। चेहरे पर मीठी मुस्कान लाकर खड़ी कर दी। रमा गुलियानी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और उसके बराबर वाली सीट पर आ बैठी। अब इसे कुछ देर और बर्दाश्त करना पड़ेगा, जुगल किशोर ने सोचा। सब ठीक रहा? जुगल किशोर ने अपने पंच से पूछा। हाँ, रमा गुलियानी ने के चेहरे पर प्रसन्नता थी। उसने सीट पर खड़े सूटकेस पर निगाह बारी। तुम कमरे से कब निकले? जब तुम सूटकेस देकर गई तभी उसने जल्दी से सिर घुमाकर उसे देखा। हाँ, जुगल किशोर मुस्कुराया। लेकिन मैंने तो कहा था 15 मिनट के बाद। जुगल किशोर दिल पर पत्थर रखकर हंसा। लेकिन मुझे घड़ी देखकर काम करने की आदत नहीं। बस जो काम करने होते हैं वो मैं कर देता हूँ। तुम्हारे जाते ही सूटकेस लेकर पार्किंग में पहुँचा। अब तुम्हारे लिए तुम्हारे इंतज़ार में 15 मिनट बिताने थे। इतने वक्त में मैंने अटेंडेंट से कहकर अच्छी तरह गाड़ी साफ करवा ली थी। रमा गुलियानी के चेहरे पर कुदरती मुस्कान उभरी। तब तुम्हारे मन में ये नहीं आया कि 20 करोड़ के जेवरात लेकर भाग जाओ? कोशिश तो की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई होती तो इस वक्त तेरा हाल ही कुछ और होता, जुगल किशोर सोच रहा था। पागलों की तरह हर वक्त बातें करती हो, जुगल किशोर मीठे स्वर में बोला। तुम्हारे बिना दौलत का क्या खाना पीना भी बेमानी है। तुम्हारे बिना जीने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। सच जुगल, पिछले जन्म में मैंने मोती दान किए होंगे जो तुम्हारा साथ मिला, और मैंने जाने क्या क्या दान किया होगा जो तुम जैसी खूबसूरती मुझे हासिल हुई। इस जन्म में मैं तुम्हें तलाश कर रहा था और तुम मुझे मिल गई। जुगल किशोर सपनों के से अंदाज में बोला। वो थोड़ी जुगल किशोर की तरफ खिसकी। तुम कितने अच्छे हो, रमा गुलियानी ने कहा। सतपाल को जब यह पता चलेगा कि तो उसे कैसा लगेगा? मजा आएगा उसे, जुगल किशोर हंसा। पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकी दे रहा था। बहुत तंग करता था मुझे। रमा गुलियानी ने गहरी सांस ली। बांदी बना रखा था, ज़बरदस्ती शादी कर ली मुझसे, मेरे अरमानों को कुचला, और अब मुझे सांस भी उसी से पूछकर लेनी पड़ती थी। उससे मालूम ही हो गया होगा कि तुम दौलत लेकर। अभी नहीं, मुझे उसे मालूम होने में 1.5 घंटा बाकी है। रमा गुलियानी मुस्कुराई। 1.5 घंटा? हाँ, उसने कहा कि वो 2 घंटे तक आएगा। इस बात को 20-25 मिनट बीत चुके हैं। जब वह यहाँ पहुँचेगा, स्वीट की हालत देखेगा तो उसका हाल क्या होगा? रमा गुलियानी हंसी। जुगल किशोर भी मुस्कुराया और उसे देखा। हो तो खुश, बाद में तो देखना तेरी आवाज़ गले से आगे आने से मना कर देगी, जुगल किशोर सोच रहा था। तभी रमा ने पुकारा, जुगल। हाँ, 20 करोड़ कम तो नहीं होंगे हमारी ज़िंदगी के लिए? रमा गुलियानी ने पूछा। कम नहीं, बहुत है। 1-8 करोड़ बच जाएगा। रमा गुलियानी ने उसे देखा। कैसे बच जाएगा? हमारे मरने तक कुछ तो बचा ही रहेगा। जब हम मरेंगे, जुगल किशोर हंसा। प्लीज़ ऐसे बढ़िया वक्त में मरने वाली बात मत करो। वो जेवरात भी ले आई हो जो तुम पहना करती थी? जुगल किशोर ने पूछा। नहीं, इस वक्त मैं घबराई हुई थी, जल्दबाजी में भूल गई। फिर भी हमारे पास बहुत है। साली खामोखा ही 1 करोड़ का माल छोड़ आई है। कोई बात नहीं, हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है। 20 करोड़ हैं हमारे पास। हाँ, एक सिगरेट देना। जुगल किशोर ने पैकेट माचिस उसे दी।
मुझे भी सुलगा देना। रमा गुलियानी ने 2 सिगरेट सुलगाई, एक उसे थमा दी और दूसरी खुद ले ली। जुगल किशोर ने कष्ट लिया। जुगल किशोर, सबसे पहले नई कार लेना, यह बढ़िया कार है, पुराने मॉडल की फिएट है, धीमी चलती है, मेरी ज़िंदगी में अभी पूरी तरह आई नहीं और 35,000 को तलाक देने के लिए कह रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब तो वही होगा जो तुम चाहोगी। मैं तो सिर्फ बजाऊंगा। क्या बजाओगे? हुक्म। तुम्हारा हुक्म बजा बजा कर तुम्हें खुश कर दूंगा। अब यह सोच लेना कि मुझे कौन सा हुक्म ज़्यादा देना है। मैं कौन होती हूँ तुम्हें हुक्म देने वाली? वो कुदरती मिठास भरे स्वर में बोली। तुम मेरे पति परमेश्वर हो, मेरे परमेश्वर हो। एक परमेश्वर सतपाल को नैया को घाट से पार लगा थी, अब मेरे लिए नैया तैयार कर रही है। मैं तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखूँगा रमा, और मैं तुम्हें सिर आँखों पर। आधे घंटे से ही 35,000 शहर की सीमा पार पहुँच चुकी थी। हम जा कर रहे हैं जुगल, कहीं दूर दूसरे शहर में। कहाँ मालूम नहीं, आगे कौन सा शहर जाएगा। इस रास्ते पर मैं आज से पहले कभी नहीं आया। जुगल किशोर ने कहा, देखते हैं कौन सा बड़ा शहर आता है जो हमारे मतलब का हो। एक काम करते हैं क्या, पहले से ही तय कर लेते हैं कि इसी रास्ते पर जो तीसरा बड़ा पूरा शहर आएगा वही हमारी मंजिल होगी। ठीक है सर जुगल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारा साथ मिला। 20 करोड़ हमारे पास है। तभी सामने पेट्रोल पंप का साइन बोर्ड नजर आया। जुगल किशोर ने कार धीमी करनी शुरू कर दी। क्या हुआ? सामने पेट्रोल पंप है, टंकी फुल करवा लें। ज़्यादा तेल नहीं टंकी में। तुम्हारे पास छुट्टा होगा? नहीं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं। वो कमीना मुझे पैसा देता ही कहाँ था। 1 करोड़ के जवाहरात दे देता था पहनने के लिए, क्योंकि उसे मालूम था कि जवाहरातों को मैं खा नहीं जाऊंगी। होटलों में ठहर कर खाना पीना बढ़िया दे देता था, लेकिन हाथ पर वो उसने फूटी कोड़ी भी नहीं रखी थी। रमा गुलियानी कड़वे स्वर में बोली, तू है ही ऐसी लायक। जुगल किशोर सोच रहा था, बहुत हिम्मत से काम लिया तुमने, जो उसके साथ तुमने 3 साल बिताए। जुगल किशोर ने उसके जख्मों पर पानी जैसी दवा लगाई। कोई और होती तो शायद आत्महत्या कर लेती। ठीक कहते हो, दूसरी तो आत्महत्या कर ही लेती। सतपाल तो मुझे हमेशा कहता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ। अच्छा हुआ जो तुमने नहीं की होती तो आज 20 करोड़ मेरे हाथ में कैसे लगता। जुगल किशोर ने कार पेट्रोल पंप पर ले जाकर रोकी, टंकी फुल करवाई, हवा चेक की, पेट्रोल के पैसे देकर पुनः कार को हाईवे पर ले आया। दिन के 12:30 बज रहे थे। हर तरफ तेज धूप फैली हुई थी। आज मुझे ब्रेकफास्ट करने का वक्त नहीं मिला, रमा गुलियानी बोली। रास्ते में कहीं देखते हैं, जुगल किशोर ने मुस्कुराकर लापरवाही से कहा। 35,000 अपनी खासम खास रफ्तार में आगे बढ़ती रही। करीब 2 बजे सड़क के किनारे स्थित ढाबे जैसे होटल नजर आया। तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया? लंच का जो वक्त हो गया है, खाने पीने के लिए यह जगह ठीक रहेगी। जुगल किशोर ने कार धीमी करके हुए होटल पर निगाह मारी। रमा गुलियानी ने उस ढाबे को देखा। मैं यहाँ खाना खाऊंगी, उसके होठों में तीखा स्वर निकला। जुगल किशोर ने उसे घूरा। 3 साल से तुम सतपाल गुलियानी जैसे अरबपति की बीवी हो, इसलिए यहाँ खाना नहीं खा सकती। जुगल किशोर ने उसे उसी के अंदाज में कहकर उसके चेहरे पर निगाह मारी। रमा गुलियानी ने फौरन मुस्कुराकर जुगल किशोर को देखा। डियर जुगल, पुरानी आते अब जाते जाते ही जाएंगी ना। प्लीज़ तुम मेरी बात का बुरा मत मानना। 5-7 दिन में मैं खुद को ठीक कर लूँगी, उसने कुदरती मिठास वाले स्वर में कहा। 5-7 दिन तो दूर, अगले 5-7 घंटों में जाने क्या हो जाएगा। जुगल किशोर ने ढाबे के पास आकर कार रोकी, इंजन बंद किया। जाओ मालूम करो क्या बना है और अपनी पसंद का ऑर्डर दो। अब खाने पीने की सरदर्दी संभालने की आदत डाल लो। तुम मेरी बीबी बनने जा रही हो, मैं तुम्हारी पसंद देखना चाहता हूँ। रमा गुलियानी ने निगाह पीछे वाली सीट पर रखे सूटकेस में मारी। तुम जाओ, शादी के बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं कितनी अच्छी पत्नी हूँ। अभी मुझे आराम कर लेने दो। साली सयानी बनती है। मेरे ख्याल से तुम किसी
कि नहीं बन सकती, कड़वे स्वर में कहते हुए जुगल किशोर ने दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। नाराज हो गए? वो जल्दी से कुदरतन मीठे स्वर से बोली। जुगल किशोर ने झुककर रमा गुलियानी को देखा। किसी पर विश्वास पाने के लिए पहले उस पर विश्वास जमाना पड़ता है। मैंने तुम पर विश्वास जमाया। 20 करोड़ के साथ होटल के पार्किंग में 15 मिनट तक खड़ा तुम्हारा इंतजार करता रहा। चाहता तो 20 करोड़ की दौलत लेकर भाग सकता था, नहीं भागा, तुम्हारा इंतजार किया। इस बात के बाद तुम्हें मेरी हर बात पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन तुम, ओ जुगल, तुम कैसी बातें कह रही हो? मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर विश्वास करूंगी? जुगल किशोर ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा और हाथ बढ़ाकर कार की चाबी निकाल ली। पलटने लगा तो वो जल्दी से बोली, ये क्या कर रहे हो? क्या मालूम, मैं होटल तक जाऊं और तुम कार के साथ 20 करोड़ लेकर भाग जाओ। कहने के साथ ही जुगल किशोर पलटा और ढाबे की तरफ बढ़ गया। रमा गुलियानी खामोशी से जुगल किशोर को देखती रही कि ढाबे के बाहर पेड़ की छाया में पड़ी पुरानी सी टेबल पर बैठा कुर्सी संभाली छोकरा आया, उसे ऑर्डर दिया। इस दौरान एक बार भी उसकी तरफ नहीं दिखा। वो देखती रही। छोकरा उसे खाना सर्व कर गया। जुगल किशोर खाने लगा। रमा गुलियानी ने पीछे वाली सीट पर पड़े सूटकेस पर निगाह मारी, फिर कार से बाहर निकली और कार को चारों दरवाजे अच्छी तरह लॉक करके जुगल किशोर के पास पहुंची और कुदरती मीठे स्वर में बोली, तुम तो नाराज हो गए जुगल। जुगल किशोर खाता रहा। एक बार भी उसे नहीं दिखा। इशारों से छोकरे को बुलाया। छोकरा आया। मैम साहब, जो खाने को मांगे दे दो, बिल मैं दूंगा। जी। छोकरा बोरा और रमा गुलियानी से पूछा, क्या लाऊं मैम साहब? जो साहब ने लिया है वही मुझे ला दो। छोकरा चला गया। जुगल, हमें ज़िंदगी भर साथ रहना है, अभी से इतनी नाराज़गी? वो जानलेवा अंदाज में बोली, साली अभी सीधी हो जाएगी। तुम कार में से अपना सूटकेस निकालो। उसे बिना देखे जुगल किशोर ने कहा, क्या मतलब? मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जिस पर मैं विश्वास करूं, लेकिन वो मुझ पर शक करे। प्लीज़ जुगल, मैं तुम पर शक कर सकती हूँ? मैं तुमसे शक किया? हाँ, तुमने शक किया। तुम मुझे कार में छोड़कर नहीं यहाँ आती तो मैं कार लेकर भाग जाऊंगा। जुगल किशोर ने दांत बींचकर सर में कहा, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे बारे में ऐसा सोच सकती हूँ? ऐसा नहीं सोचती। सोचेगी तो भारी गलती करोगी। समझदार बनो। मैं अब तुम्हारे ही जिस्म का हिस्सा हूँ। जुगल किशोर उसके खूबसूरत चेहरे को देखने लगा। सच मानो तुम्हारे बिना मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अपने घटिया पति को छोड़कर 20 करोड़ साथ लेकर भागी तो किसके दम पर? सिर्फ तुम्हारे दम पर। मुझ पर विश्वास किया है, तुम पर विश्वास किया है मैंने। फिरकनी की तरह कितनी जल्दी पलटी खा रही है। सच कह रही हो? हाँ जुगल, मैं ठीक है। फिर से मैंने तुम्हारे मन में अपने लिए शक देखा और महसूस किया तो सूटकेस तो क्या कार छोड़कर ही चला जाऊंगा। तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि मैं कब गया। जुगल किशोर ने मान जाने वाली ढंग से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, अब भी नहीं हुआ था। तुम अपना ही भी तो मन साफ रखो। अब तो समंदर के तल तक भी गोता लगाकर मुझे विश्वास दिलाओगी हर बात का, और पहला महिला मौका मिलते ही सतपाल से ज़्यादा बुरी गत बना देगी मेरी। लेकिन छोकरा खाना सर्व कर गया। रमा गुलियानी खाना खाने लगी। 35,000 अपनी सेट रफ्तार पर सड़क पर दौड़े जा रही थी। सूर्य पश्चिम की तरफ झुक रहा था। कभी सड़क के दोनों तरफ खेत नजर आते तो कभी कच्चा पक्का गांव दिखाई दे जाता, तो कहीं दूर दूर तक खाली मैदान या पेड़ चट्टाने नजर आने लगते। लंच के बाद रमा गुलियानी इस बात की पूरी कोशिश कर रही थी कि जुगल किशोर उसकी किसी बात पर नाराज़ न हो। उसे खुश रखने की भरपूर चेष्टा कर रही थी और वो तो खुश था। आखिर 20 करोड़ बिना किसी जोर आजमाइश के उसके पल्ले आ पड़े थे। दुखी होने को कहा भी कोई गुंजाइश नहीं थी, परंतु चेहरे पर सामान्य भाव ही टिका रखे थे। रमा गुलियानी की बातों का जवाब कभी कभार दे देता था ताकि वो उसके प्रति मन में कोई शंका न रखे। साथ ही वह यह भी जानता था कि पहला मौका मिलते ही इसने 20 करोड़ का सूटकेस लेकर ऐसा दफा हो जाना है जिसे फिर कभी नज़र ही नहीं आना है। उससे जितना
मतलब निकालना था, निकाल चुकी है। सतपाल के शिकंजे से निकालने के लिए उसे किसी की सहायता चाहिए थी और वो सहायता वह उसे हासिल कर चुकी है। अब वो रमा गुलियानी के लिए दूध में पड़ी मक्खी की तरह था, मरी मक्खी की तरह। जुगल रमा गुलियानी कुदरतन मीठे स्वर में बोली, यह सोचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे पास 20 करोड़ हैं। सतपाल चोट खाने की वजह से तड़प रहा होगा। कहने के साथ ही वो जोरों से खिलखिलाकर हंस पड़ी। जुगल किशोर ने उसके खूबसूरत चेहरे पर नज़र मारी। भगवान करे अभी सतपाल सामने आ जाए, फिर तेरे चेहरे का आंखों देखा हाल सामने आएगा। तुम उस बात को दसियों बार कह चुकी हो, अभी तो 50 बार और कहूँगी। वो फिर हंसी। चिंता मत करो, मैं सैकड़ों बार सुनने की हिम्मत रखता हूँ। जुगल किशोर ने गहरी सांस ली। हमारा यह सफ़र कब रुकेगा? उसने जुगल को देखा। हमने तीसरे शहर में रुकना है, अभी तो पहला भी नहीं आया। जुगल किशोर मुस्कुराया। तीसरा शहर ज़्यादा दूर हो जाएगा। क्यों जुगल, दूसरे में रुक जाएं? एकाएक वो बोली, मेरी तरफ से पहले ही में रुक जाओ, मुझे भला क्या ऐतराज़ हो सकता है। प्लीज़ जुगल, मैं गंभीर हूँ, देखते हैं, पहले शहर तो आ जाने दो। जुगल किशोर ने पैकेट में से सिगरेट सुलगाई और खाली पैकेट बाहर उछाल दिया। स्टीयरिंग छोड़ देने पर भी 35,000 ने नखरे दिखाकर इधर उधर जाने की चेष्टा नहीं की। जुगल किशोर ने पुनः स्टीयरिंग थाम लिया। अगले आधे घंटे तक दोनों में से किसी ने कोई बात नहीं की। रास्ते में छोटा सा गांव आया। सड़क पर ही चाय की और पान की एक दुकान थी। जुगल किशोर ने वहीं पर कार रोकी, इंजन स्टार्ट ही रखा। क्या हुआ? सिगरेट खत्म हो गई है। जुगल किशोर ने 50 का नोट निकालकर उसे थमाया। 2 पैकेट ले आओ। मैं लाऊं? हाँ, जब पीने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो लाने में क्या परेशानी है? जुगल किशोर ने उसे देखा। नहीं, वो बात नहीं। कहते हुए चोर निगाहों ने रमा गुलियानी ने पीछे वाली सीट पर पड़े सूटकेस को देखा। तेरा वश चले तो सूटकेस को साथ लेकर चले, पान की खोखे तक। तो क्या बात है? कुछ नहीं, वो मरे स्वर में बोली। कार का दरवाज़ा खोला। सूटकेस छोड़कर वो जाना नहीं चाहती थी और जाने को इनकार करके जुगल किशोर को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। एक ही डर था मन में कि कहीं जुगल किशोर 20 करोड़ की दौलत लेकर चलता न बने। लेकिन अब कार छोड़कर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो कार से बाहर निकली, पलटकर जुगल किशोर की तरफ देखा, कह उठी, कार क्यों स्टार्ट रखी है? पेट्रोल बेकार जा रहा है, इंजन बंद कर दो। हे अक्ल की अंधी और बनती है सयानी, इसे स्टार्ट ही रहने दो। तुम इस कार को नहीं जानती। इंजन बंद कर दिया तो यह नाराज़ हो सकती है और मुझे रोका क्यों गया है? हो सकती है कि मुझे रोका क्यों गया है? अब मैं स्टार्ट नहीं होती। जल्दी करो, हमारा वक्त बहुत कीमती है। रमा गुलियानी पान की दुकान की तरफ बढ़ी, जो सिर्फ 20 कदम दूर ही थी। ये 20 कदम तय करने के दौरान कम से कम 10 बार उसने मुड़कर कार की तरफ देखा। चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे जान निकली जा रही हो। चैन और राहत की सांस तब ली जब सिगरेट का पैकेट लेकर वो कार में आ बैठी। जुगल किशोर ने मुस्कुराकर उसके असंयत हुए चेहरे को देखा, फिर कार आगे बढ़ा दी। रमा, हाँ, तू सिगरेट लेने गई? मैं 20 करोड़ लेकर भाग सकता था। बोल हाँ। जुगल किशोर बोला, हाँ। भागा? नहीं। तो फिर तू ऐसा क्यों सोचती है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? जुगल किशोर मुस्कुरा रहा था। रमा गुलियानी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि जुगल किशोर ने टोका, यह मत कहना कि तू ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि मुझे पता है कि तू ऐसा सोचती है। रमा गुलियानी ने गहरी सांस ली। हाँ, तुम ठीक कहती हो, मैं ऐसा सोचती हूँ, उसने थके स्वर में कहा। तो अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हो पाया तुम्हें? अब हो गया। अभी भी पूरा नहीं हुआ, शायद होते होते ही होगा। जुगल किशोर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम ठीक कहते हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। वो उसे देखकर बोली, सतपाल ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है कि सब मर्दों से विश्वास उठ गया है, लेकिन मर्दों पर विश्वास किए बिना ज़िंदगी भी नहीं बीत सकती। पहले मैं सोचती थी कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन तुमसे मिलकर अब मेरा विचार बदल रहा है। साली ड्रामा करती है। मैं सतपाल जैसा नहीं हूँ रमा, मुझसे और सतपाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाँ, अब मैं महसूस कर रही हूँ। रमा गुलियानी शांत भाव से मुस्कुराई।
35 हजारी अपनी सेट रफ्तार से आगे बढ़ी जा रही थी। सतपाल तो और कई बातें तुम्हारे बारे में कह रहा था। जुगल किशोर ने ध्यान ड्राइविंग पर था। क्या? रमा गुलियानी ने फौरन उसे देखा। यही कि तुम महंगी कालगढ़ थी, वो तुम्हारी असलियत जान न सका, तुम्हारी खूबसूरती के जाल में फंस गया और तुमसे शादी कर ली। बाद में तुम्हारी असलियत उसके सामने खुली। जुगल किशोर ने शांत स्वर में कहा। बकवास करता है कमीना, रमा गुलियानी ने दांत पीच कर कहा। चेहरे पर बौखलाहट के भाव आ गए थे। वो तो मुझे भी पता है, तभी तो मैंने उसकी बात पर तवज्जो ही नहीं दी। जुगल किशोर सामने देख रहा था। सतपाल तो यह भी कह रहा था कि तुमने उसे दूध में जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से वो बच गया और नौकर मारा गया। जुगल किशोर ने और हवा थी। भोगता है वो बुनबुनाई। वो तो मुझे भी पता है। मैं उसकी जान लूँगी। क्यों लूँगी? पागल हूँ क्या? वह तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा है। इसी वजह से मैंने उसकी बात पर बाव नहीं दिया। वह हम दोनों को अलग करना चाहता था, तभी तो वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। रमा गुलियानी की आवाज़ में गुस्सा था। मैं नहीं भड़का, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी रमा कभी गलत काम नहीं कर सकती। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जब तक विश्वास कायम न हो, प्यार कभी परवान नहीं चढ़ सकता, और हमारा प्यार परवान चढ़ता जा रहा है। रमा, मैंने ठीक कहा ना? हाँ जुगल। रमा गुलियानी का हाथ जुगल किशोर की टांग पर आ टिका। हम अपने बीच किसी को भी नहीं आने देंगे। सतपाल की बातें तो क्या, हमारी यादें भी हमारे बीच नहीं आ सकेंगी। सीधी तरह से कहे कि सतपाल की बात न करो। सतपाल की ओर भी बहुत कुछ कह रहा था। मैंने ठीक से सुना नहीं, जुगल किशोर बोला। यह बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या जरूरत थी? जुगल किशोर ने लापरवाही से कहा, क्योंकि मैं जानता था कि वे झूठी बातें हैं। वैसे भी फुर्सत ही कहाँ मिली इधर उधर की बात करने की। अब फुर्सत मिली तो सतपाल का ध्यान आ गया। जुगल, रमा गुलियानी धीमे स्वर से कह उठी। मेरा वश चलता तो मैं सतपाल की जान अवश्य ले लेती। कोशिश तो की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली। सतपाल ने तुम्हारे बारे में हर बात सच कही थी। क्यों? वो मुझे बहुत तंग करता था। मेरे बाहर जाने तक उसने पाबंदी लगा रखी थी। बहुत जुल्म करता था मुझ पर, मेरा जीना हराम कर रखा था। अब मैं क्या कहूँ? वो तो कह रहा था कि मुझसे पहले भी तुमने 3 को फंसाने की चेष्टा की है। वो तुम्हारी सहायता करे दौलत लेकर भागने में, लेकिन उसने तुम्हारी चाल सफल नहीं हो सकी। सतपाल ने ऐसा कहा। रमा गुलियानी सकपकाई। हाँ बोला तो उसकी बात मानकर पीछे हट गए। हाँ बोला 2 तो उसकी बात मानकर पीछे हट गए। तीसरा नहीं माना तो उसे जान से मरवा दिया। ओ, तो उसे सतपाल ने मरवाया था? उसके होठों से निकला। क्या कहा? सुनकर भी अनसुना करते जुगल किशोर ने पूछा। रमा गुलियानी ने जल्दी से बात संभाली। मैं कह रही थी कि मुझे पता चला कि सतपाल लोगों की जानें भी लेता फिरता है। रमा गुलियानी ने एक एक शब्द संभाल कर कहा। लेकिन मेरे बारे में वो जो भी बोलता है झूठ बोलता है। अपनी सेक्रेटरी और बाहर की औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ाते हैं और मुझे खामखा बदनाम करता फिरता है। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना बड़ा कमीना है। अब उसे मज़ा आ रहा होगा कि मैं उसके 20 करोड़ की दौलत लेकर भागी हूँ। माथा पीट रहा होगा, पता नहीं क्या क्या पीट रहा होगा। रमा गुलियानी जले बुने स्वर से कह उठी। प्लीज़ जुगल, उस कमीने की बात करके मेरे मूड को ख़राब मत करो। भूल जाओ सतपाल कोई है भी। मुझे क्या ज़रूरत है याद रखने की? मन ही मन मुस्कुराता जुगल किशोर कह उठा। रात के अंधेरे के शुरू होते ही उनकी कार शहर में प्रवेश कर गई। यह कौन सी जगह है? रमा गुलियानी ने पूछा। मालूम नहीं, पहली बार ही यहाँ आया हूँ, जुगल किशोर ने आसपास देखते हुए कहा। हमें इस शहर में रुकना नहीं है, कहीं सतपाल हमारी तलाश में भागा न फिर रहा हो। इस शहर को पार करके किसी कच्चे पक्के गांव में रुक जाएंगे। कार को भी आराम देना है। इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि यह 2-3 दिन भागती रहे। तुम सबसे पहले कोई बढ़िया नई कार लेना। कौन सी लोगे? रमा गुलियानी बोली।
इस बारे में फिर बात करेंगे। शहर को पार तो कर लेने दो, टंकी भी खाली हो रही है। पेट्रोल पंप आएगा तो टंकी फुल करवा लेना, वो बोली। कार ड्राइव करते जुगल किशोर की निगाह इधर उधर जा रही थी। जुगल, रात किसी होटल में ही बिताएं तो क्या ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा? एकाएक रमा गुलियानी बोली। जुगल किशोर ने उसे देखा। कोई खास वजह? यूं ही दो दो पैग मार लेते हैं आराम से, कहने के साथ ही रमा गुलियानी कातिलाना अंदाज में मुस्कुराई। और प्यार भी कर लेते हैं, इतने में ही सुबह हो जाएगी, उसके बाद फिर चल पड़ेंगे। साली को पैग मारने की पड़ी है, शाम को गोता लगाने की भी आदत जो हो गई है। चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कभी कमी नहीं होने दूंगा, जुगल किशोर ने मीठे स्वर में कहा। रास्ते में कहीं से बोतल भी ले लेते हैं और खाना भी पैक करवा लेते हैं। कार चलती रहेगी, हम पीते रहेंगे, जहाँ मन हुआ वहाँ खाना भी खा लेंगे, यह भी ठीक रहेगा। आराम करने का मन हुआ तो कार सड़क के नीचे पेड़ों झाड़ियों पर उतार लेंगे, सुधरेगी नहीं तू? कुछ देर बाद जुगल किशोर इसी जगह कार रोकी जहाँ सामने ही वाइन शॉप थी, उसकी बगल में होटल। इंजन बंद करते हुए चाबियाँ निकालकर जेब में डाल ली। मैं अभी आया। वो सामने से बोतल और बगल वाले होटल से खाना पैक कराकर ले आया। विस्की बढ़िया लाना, चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी जैसी बढ़िया ही लाऊंगा, जुगल किशोर ने प्यार से कहा। तुम मेरी जिंदगी हो, सारी उम्र अब हमें इकट्ठे रहना है। सच जुगल, यह सोचकर कितना अच्छा लगता है कि सारी जिंदगी हम इकट्ठे। पहले मैं सामान ले आऊँ, फिर बात करेंगे। कहने के साथ ही जुगल किशोर कार से बाहर निकला और उन दुकानों की तरफ बढ़ गया। 15 मिनट में ही वापस लौट आया। लिफाफों में पैक खाना और गिलास था और बगल में बोतल फंसा रखी थी। आज्ञाकारी पति की तरह सारा सामान उसने रमा गुलियानी के हवाले किया और खुद ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। जुगत, वो प्यार से बोली। हाँ, तुम कार छोड़ गए, 20 करोड़ के भरा सूटकेस छोड़ गए, मैं क्या बागी? रमा गुलियानी शोक स्वर में बोली। सारी आदत से मजबूर है। गाड़ी बंद करके ही चाबी निकालकर जेब में डाल ले गया था। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश भी करती तो क्या फ़ायदा नहीं होता? जुगल किशोर मुस्कुराया।